मैं रिशाद मुर्तज़ा एडवोकेट हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 1999 से। मैं स्टेट ऑफ यूपी का जीए रहा हूँ। मैं यूनियन ऑफ इंडिया में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूँ। कई स्टेट्स का भी मैं एडवोकेट अलग अलग कोर्ट्स में रहा हूँ। कई हाई कोर्ट्स में मैं अपीयर हुआ हूँ। आज एक्सपर्ट एडवाइस चैनल में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने हूँ। और आज का जो टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया आपको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो ये है कि जो डेजर्टेड वाइफ्स होती हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन के साथ जो मैरिजेस होती हैं और हस्बैंड बाहर के मुल्कों में जॉब के सिलसिले में या सेटल्ड हैं और ऑफेंसेस होते हैं इन वाइफ्स के साथ में, कोर्ट केसेस होते हैं, तो उसमें कोर्ट अक्सर अपने को मजबूर पाती है कि मुल्जिम के खिलाफ कोई समन्स कैसे भी सर्व नहीं हो सकते हैं। तो इस बात को लेकर के क्या हमारे देश का कानून है, और जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कोर्ट भी खुद मजबूर हो जाती है कि किस तरह से एक्यूज्ड की अपीयरेंस कराए, क्योंकि जब तक एक्यूज्ड की अपीयरेंस कोर्ट के सामने नहीं होगी मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है, तो इंसान क्या करे। डेटा ये बताता है कि स्टेट ऑफ पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एनआरआई मैरिजेस को लेकर के लिटिगेशन में सर्विस ऑफ समन्स अपॉन एक्यूज्ड की ही है। इसी तरह का एक केस मुझे करने का मौका मिला था। मैंने ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस हाई कोर्ट में वाइफ की तरफ से किया, हम लोग जीते। हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीते और डीवी एक्ट में उसको कामयाबी मिली। लेकिन डीवी एक्ट के साथ साथ उसका जो केस फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था 498A आईपीसी का, जो कि क्रुएल्टी होती है जहेज़ की मांग को लेकर के, और सेक्शन 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का केस था। उस केस में हस्बैंड अपीयर नहीं हो रहा था। सालों साल गुजरते जा रहे थे, वो अपीयर नहीं हो पाता था, क्योंकि जो उसका एड्रेस था उस ज़िले का, उस एड्रेस पे वो रहता ही नहीं था। कोर्ट बार बार उसके ऊपर समन्स भी करे, वारंट्स भी करे, लेकिन सर्व नहीं हो पा रहा था। और बिल्कुल समझ लीजिए कि एक विदाउट जुडिशियल ऑर्डर प्रोसीडिंग सालों साल स्टे रही। जब ये सिचुएशन आई तो मैंने बात की, कुछ मेरे जानने वाले थे जिन्होंने मेरी मदद ली थी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से बहुत साल पहले। तो उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बात को लेकर के नोटिफिकेशंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी और एक्सटर्नल अफेयर्स के भी। तो उसको लेकर के हम लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार कराई और वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन लर्नेड मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने हमारे चेंबर कोलीग्स हैं, उन्हीं ने उसको दाखिल की। उसके बाद हस्बैंड का अपीयरेंस हो पाया। तो अब इस टॉपिक पे कि वो एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या बातें होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन हैं जिससे इस तरह के ट्रायल आगे बढ़ सकते हैं। जो विदेशों में जा कर के छुप गए और वापस नहीं आते हैं, उनकी कोर्ट प्रक्रिया में किस तरह से अपीयरेंस हो सकता है, मैं इनवाइट करूंगा अपने कोलीग से जो आपको इसके बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अर्नव प्रकाश टिक्कू हूँ एंड I am Aishwarya Mishra Tikku. I am also an advocate practicing in the Lucknow High Court since 2016. वी बोथ आर द जूनियर्स ऑफ रिशाद मुर्तज़ा जी, जिन्होंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया हमारे चैनल का। एंड जिस इशू पे उन्होंने बात की, एनआरआई मैरिजेस, जिसमें हस्बैंड जो हैं इंडिया से बाहर रहते हैं और वाइफ को बहुत दिक्कत होती है कोर्ट तक लाने में, उसमें हम लोग एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बताना चाहेंगे। हम लोग का एक केस था, नाम उनका मिसेस ए मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं। उनकी शादी दुबई में हुई थी, अपने हस्बैंड के साथ वो रहती थी करीब 15 साल पहले। 4 साल तक उनकी शादी वहाँ चली। उसके बाद उनके हस्बैंड ने उनको अबैंडन कर दिया। वो यहाँ वापस फैज़ाबाद आ गई और अपनी सिंगल मदर के साथ रहती थी और बहुत दिक्कतें उन्होंने फेस की। एंड उन्होंने फिर 125 मेंटेनेंस में यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज कराया फैज़ाबाद कोर्ट में। लेकिन उनके हस्बैंड क्योंकि दुबई में रहते थे तो कोर्ट तक उनका लाना बहुत मुश्किल हो रहा था उनको। उसके बाद 498 में भी उन्होंने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी और डोमेस्टिक वायलेंस की भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी, बट केसेस स्टैंड स्टिल पे रहे तीनों, क्योंकि हस्बैंड दुबई में थे, उनको समन रिसीव नहीं होता था, कोर्ट को के पास कोई तरीका नहीं था उनको बुलाने का। 11 साल उन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल किया अपने राइट्स के लिए, लेकिन कई लॉयर्स के बाद, कई डेटों के बाद कोई उनको रिलीफ नहीं मिला। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वर्सन होती गई। अल्टीमेटली रिशाद मुर्तज़ा जी जो हमारे सीनियर हैं, उनसे वो टच में आई, हम लोग के पास उनका केस आया और सर की गाइडेंस में
एक एप्लीकेशन हम लोग ने ड्राफ्ट की और उसमें लुकआउट सर्कुलर की हम लोग ने एक मांग की। लुकआउट सर्कुलर की डिटेल्स ऐश्वर्या बताएंगी। हेलो एवरीवन। तो अभी एडवोकेट अर्नब ने हम लोगों को बताया कि उन्होंने एक मेंटेनेंस का केस किया था। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी जो ओल्ड लॉ है। 125 में कोई भी लेडी, कोई भी बच्चे या बूढ़े माँ बाप हस्बैंड से, सन से रिस्पेक्टिवली अपने गुजारा के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए पैसे की डिमांड कर सकते हैं। ये लॉ के तहत है, ये हमारे कानून इसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा उन्होंने डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब कि घरेलू हिंसा में भी उन्होंने केस दर्ज किया। इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़िज़िकल मारपीट हो रही हो वही है घरेलू हिंसा। अगर हस्बैंड ने बिना किसी रीज़न के वाइफ को अबैंडन कर दिया है, उसकी मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, उसके खर्चे नहीं दे रहा हो, वाइफ अनएम्प्लॉयड है, जो कि हमारी मिसेस ए थी, वो स्टूडेंट थी, तो ये केस भी किया। इसके बाद उन्होंने आईपीसी के सेक्शन 498A, जो कि क्रूअल्टी है, वाइफ के साथ हो रही मेंटल, फिजिकल, इमोशनल किसी भी तरीके की हिंसा को क्रूअल्टी माना जाता है, उसमें भी केस किया। इस धारा वाले केस में, क्रिमिनल एक्ट में, उन्होंने डाउरी प्रोहिबिशन भी किया, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं इस्लामिक लॉ में एक मेहर होती है, मेहर फिक्स की जाती है, तो मेहर भी उनकी पेंडिंग थी, वो भी नहीं उनको लौटाई गई थी। करीब मेहर पेंडिंग हो के 30 लाख रुपए, 30 लाख करीब हो गई थी। रिशाद सर जी जो अभी पहले थे हमारे साथ यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट तक ऑर्डर किया 30 लाख मेहर वापस करने का विद इंटरेस्ट, नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? इन तीनों केसेस में जो उनके शौहर थे वो दुबई में थे, मिडिल ईस्ट में कहीं अच्छी जॉब कर रहे थे, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबसे ये पता था कि वो अच्छी एक जॉब कर रहे हैं। बहुत कोशिश की गई उनको नोटिस भेजने की, उनके ऑफिस को कांटेक्ट किया हम लोगों ने, उनका जो रेजिडेंस एड्रेस था उस पर नोटिस भिजवाना चाहा, लेकिन कभी उनका रेजिडेंस बदल जाता था, कभी वो अपनी जॉब बदल लेते थे। एज अ रिज़ल्ट 11 साल निकल गए, लेकिन वो तब तक कोर्ट ही नहीं पहुंचे थे। जो बेसिक शुरुआत की प्रोसीडिंग कोर्ट की होती है वो भी शुरू नहीं हो पाई थी। अब फिर जो अगेन हम लोग उन्हीं का नाम बार बार लेंगे क्योंकि वो हम लोगों के गाइड हैं, गॉडफादर हैं, मेंटोर हैं, टीचर हैं, रिशाद सर। उन्होंने बहुत पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन के लिए काम किया था कुछ गाइडलाइंस बनाने में। जब उन्होंने ये प्रॉब्लम मिनिस्ट्री के हाई ऑफिशियल्स के साथ डिस्कस की तो पता चला मिसेस ए अकेली नहीं है, ना फैज़ाबाद अकेली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ऐसा सब हो रहा है। इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव, हर शहर में ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने एनआरआई लोगों से शादी की, तब उनको ये सपने दिखाए गए कि वहाँ ले जाके पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। कुछ भी नहीं करते थे, उनको वहाँ ले जाके या तो वापस कर देते थे या वो वहीं भटकती रहती थी। मिसेज़ ए आ गई, उनकी एटलीस्ट मदर थी यहाँ पे, उनके साथ रहने लगी, बट मदर भी होम मेकर थी, विडोड थी, ओल्ड थी, तो किसी तरह दोनों लोग गुजारा कर रहे थे। जब मिनिस्ट्री के हाई ऑफिशियल से बातचीत हुई तो पता चला कुछ गाइडलाइंस हैं हमारे पास जिससे एक लुकआउट सर्कुलर इशू कर सकती है कोर्ट। किन लोगों के खिलाफ? जिनके खिलाफ NBW, मतलब कि जो लोग समन पे नहीं, समन पहला आदेश होता है कोर्ट के सामने हाजिर होने का, उस पे नहीं आ रहे हैं। बेलेबल वारंट, मतलब कि जमानती वारंट, उस पे भी नहीं आ रहे हैं। फिर होता है गैर जमानती वारंट। गैर जमानती मतलब कि आपको कोर्ट के सामने अपीयर करना है, जमानत दे के या तो जेल जाके या बॉन्ड भर के ही आप एक आज़ाद नागरिक माने जाएंगे। वो भी इशू हो गया है। तो अब गैर जमानती वारंट जब मिसेज़ ए के हस्बैंड के लिए हुआ, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन के और एक दो और ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट लेवल ऑफिसेस के 3 से 4 सर्कुलर्स हैं। उन सर्कुलर्स के तहत लुकआउट सर्कुलर का आदेश माननीय नीचे की ट्रायल कोर्ट दे सकती है। उस लुकआउट सर्कुलर से क्या होगा, उस आदमी का पासपोर्ट हर जगह फ्लैग कर दिया जाता है, सब एम्बेसीज में। अब जैसे इस केस में अगर वो दुबई से इंडिया की फ़्लाइट लेंगे तो दुबई एयरपोर्ट पे जैसे ही इमिग्रेशन पे जाएंगे उनका पासपोर्ट फ्लैग हो जाएगा कि ये आदमी जो है इसके खिलाफ समन्स जारी हैं, बेलेबल वारंट जारी है, नॉन बेलेबल वारंट जारी है और ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स का पालन नहीं कर रहा है। और जब वो इंडिया आएंगे तो वहाँ से ही अथॉरिटीज़
उनको पकड़ के कोर्ट प्रोसीडिंग्स में शामिल कराने के लिए ला सकती हैं। एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा ठीक है, आ गए कोर्ट के सामने पकड़ के तो क्या होगा? जब वो कोर्ट के सामने पकड़ के आएंगे, अब इस केस में तो उन पे कानूनी धाराएं लगी हैं, सज़ा हो सकती है क्रूअल्टी में, तो उन पे मुकदमा आगे चलेगा, उनकी गैर हाजिरी में मुकदमा नहीं चलता है। मेंटेनेंस में अगर वो कहेंगे नहीं हम पैसा नहीं देंगे, तो उनकी सैलरी अटैच हो जाएगी, अगर कोई पेंशनर है उसकी पेंशन अटैच हो जाएगी, घर अटैच हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी उनके दायित्व हैं जो वो नहीं निभा रहे थे, वो हमारे माननीय कानूनी व्यवस्था में, माननीय न्यायालयों के पास ये सारे प्राविधान हैं जिससे वो चीज़ें एक औरत को, एक महिला को इंश्योर की जा सकती है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मिसेस ए के लिए या सारे विक्टिम्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। अगर आपके जानने में कोई भी ऐसी लेडी है जो स्ट्रगल कर रही है जस्ट बिकॉज उसकी शादी हो गई है और हस्बैंड बाहर हैं इंडिया के, तो वो असहाय नहीं है, उसको सहायता पहुंचाई जा सकती है। सहायता की सारी चीज़ें हमारे विधि व्यवस्था में हैं, बस उसको समझाने की, उसके साथ 2 मिनट बैठ के उसको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। आई एम श्योर ये हम लोग सब करेंगे एंड वी आर थैंकफुल एक्सपर्ट एडवाइस चैनल के लिए, जिन्होंने इतने सीरियस इशू को डील करने के लिए हम लोगों से कहा, और हम लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग ये सब डील कर पाए। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और है, ये तो एक NRI मैरिजेस का मुद्दा हो गया, लेकिन इसके अलावा कहीं पे कोई भी किसी भी लेवल की परेशानी आ रही हो, अपनी परेशानी को छोटा मत समझिए कि हम सपोज़ पेंशन नहीं रिलीज़ करा पा रहे, ये छोटा हर मुद्दा इम्पॉर्टेंट है जो आपका है। कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, प्लीज़ 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 इस चैनल पे, जहाँ पे ये लीगल और भी इश्यूज़ पे हम लोग डील करते हैं, यहाँ के एडमिन्स डील करते हैं, उस पर कमेंट में आके अपना क्वेरी करिए या एडमिन को पर्सनल मैसेज करिए। एडमिन्स भी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करेंगे। हम लोग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मदद चाहिए हो, आप लोग हमको कांटेक्ट करिए। कमेंट्स में आप लोग अपनी डिफ़िकल्टी बताइए, हम लोग से जितना पॉसिबल हो सकेगा हम लोग कमेंट का रिप्लाई करके आपके कमेंट में ही सोल्यूशन भी देने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और हम लोग से जुड़े रहिए। थैंक यू। नमस्ते।